नमस्ते, मैं हूं किशोर अजवाणी। सुशांत सिंह राजपूत की मौत पर राजनीति तो 26 जुलाई को ही शुरू हो गई थी। महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस आरोपों में घिरी और गिरती ही चली गई। सवाल यही था कि मुंबई पुलिस खुद सच्चाई का पता नहीं लगा पा रही तो बिहार पुलिस को यह काम करने से क्यों रोक रही? राजनीति में ऐसे आरोपों का जवाब दो तरीके से दिया जाता है। या तो सवालों का टू द पॉइंट तथ्यों के साथ जवाब देकर आरोप लगाने वालों की बोलती बंद की जाए, या फिर सवाल पूछने वालों को ही तीखे सवालों के तीर से छलनी कर दिया जाए। महाराष्ट्र सरकार के बचाव में उतरी शिवसेना ने दूसरा तरीका आजमाया है। शिवसेना के मुखपत्र सामना में पार्टी प्रवक्ता संजय राउत ने 1.25 पेज का संपादकीय लिखा, जिसमें उन्होंने बिहार सरकार, बिहार पुलिस, सीबीआई, केंद्र सरकार, सुशांत के पिता और उनकी पूर्व गर्लफ्रेंड अंकिता लोखंडे सबकी साख पर सवाल उठा दिए। सबकी साख पर संजय राउत का आरोप है कि बिहार सरकार ने सुशांत के पिता को बरगलाकर एफआईआर लिखवाई और बीजेपी ने इस मामले को राजनीतिक निवेश के तौर पर इस्तेमाल करने का फैसला किया। उन्होंने बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे की सक्रियता पर भी सवाल उठाया। दावा किया कि 2009 में नौकरी से इस्तीफा देकर चुनाव लड़ने की कोशिश करने वाले गुप्तेश्वर पांडे पहले बीजेपी के करीबी थे, आज नीतीश कुमार के खास हैं। ऐसी भी खबरें बिहार के अखबारों में छपी हैं कि गुप्तेश्वर पांडे बिहार के विधानसभा चुनाव में हाथ आजमाने की तैयारी में जुटे हैं। यह दावा भी संजय राउत ने किया है। उनका आरोप है कि सुशांत की मौत की सीबीआई जांच के आदेश देकर महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ साजिश रची गई, क्योंकि सीबीआई और ईडी जैसी एजेंसियां केंद्र में जिसकी सरकार होती है, उसी की ताल पर काम करने के लिए बदनाम है। संजय राउत ने सुशांत के पिता और उनकी पूर्व गर्लफ्रेंड अंकिता लोखंडे को भी नहीं बख्शा। उन्होंने दावा किया कि सुशांत का अपने पिता के साथ कोई भावनात्मक रिश्ता नहीं बचा था, क्योंकि सुशांत अपने पिता की दूसरी शादी से खुश नहीं थे। एक सवाल और संजय राउत की कलम से निकला कि सुशांत की मौत के तुरंत बाद उनके पिता और परिवार के लोगों ने किसी पर शक क्यों नहीं जताया। उनके अंतिम संस्कार के फौरन बाद परिवार के लोग पटना क्यों चले गए, और अगर पटना में एफआईआर दर्ज भी कराई गई तो 0 एफआईआर होनी चाहिए थी। जांच के लिए वो एफआईआर मुंबई पुलिस के पास भेजनी चाहिए थी, क्योंकि घटना मुंबई में घटी थी। उन्होंने तंज कसा कि बिहार पुलिस कोई इंटरपोल नहीं है जो कहीं भी जांच के लिए पहुंच जाएगी। मुंबई पुलिस जांच नहीं कर पाएगी, इसलिए बिहार पुलिस और सीबीआई से ही जांच कराई जाए, इस सोच को संजय राउत ने गलत बताया। उन्होंने सुशांत की पूर्व गर्लफ्रेंड अंकिता लोखंडे के बयानों पर भी ऐतराज जताया। आरोप लगाया कि अंकिता लोखंडे आज रिया के बारे में अलग बात कर रही है, जबकि उन्होंने सुशांत को छोड़ दिया था। अंकिता और सुशांत अलग क्यों हुए, यह भी जांच का हिस्सा होना चाहिए, जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। शिवसेना ने सुशांत की मौत को दिशा सालियान की मौत से जोड़ने पर भी सवाल उठाए। दावा किया कि दिशा सालियान को मारने के बाद जिस कदर बदनाम किया जा रहा है, उससे दिशा के पिता डिप्रेशन में चले गए। हालांकि संजय राउत ने एक बात तो मानी कि मुंबई पुलिस ने सुशांत की मौत की जांच को बेवजह लंबा खींचा। फिल्म जगत की हस्तियों को रोज पूछताछ के लिए बुलाया गया, जो गॉसिप को बढ़ावा देते थे। इसलिए देखना होगा कि कहीं मुंबई पुलिस ने फिल्म जगत में दहशत पैदा करने के लिए तो ऐसा नहीं किया। एक साथ इतने हमले, आरोपों के इतने तीर संजय राउत की तरकश से निकले तो जवाब देने के लिए बिहार बीजेपी के प्रवक्ता निखिल आनंद सामने आए। उन्होंने सामना में छपी संजय राउत की संपादकीय टिप्पणियों को वाहियात बताया
आरोपों के जवाब में नया आरोप लगाया कि संजय राउत ने सुशांत, उनके परिवार, प्रशंसकों, बिहार सरकार, पुलिस और बिहार की जनता का अपमान किया है। साथ ही उन्होंने ये मांग भी कर दी कि अब तो सीबीआई को संजय राउत और आदित्य ठाकरे से भी पूछताछ करनी चाहिए, उनका नार्को टेस्ट कराना चाहिए। हालांकि जिस सीबीआई से सुशांत राजपूत की मौत का सच सामने लाने की उम्मीद जताई जा रही है, उसकी जांच का पेच भी कानून और संविधान की दफाओं में उलझा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में अभी यह तय होना है कि सीबीआई को बिहार सरकार की अपील पर इस मामले की जांच का अधिकार है या नहीं है। यह सुप्रीम कोर्ट में सियासी आरोप और सोशल मीडिया पर होने वाले खुलासों के आधार पर तय नहीं होगा, कानून के हिसाब से फैसला होगा। कानून इस बारे में क्या कहता है, यह जानने के लिए आपराधिक प्रक्रिया संहिता और संविधान के पन्ने पलटने होंगे। उसी के लिए हम बस एक 3 मिनट का ब्रेक ले रहे हैं। सुशांत की मौत की सीबीआई जांच के समर्थन और विरोध में सुप्रीम कोर्ट में अब तक क्या क्या दलीलें दी जा चुकी हैं, सिर्फ 3 मिनट के बाद सब कुछ आपके सामने होगा। सुशांत सिंह राजपूत की मौत का सच सामने आए, यह उनका परिवार चाहता है, उनके प्रशंसक चाहते हैं, पूरा देश चाहता। लेकिन उनकी मौत की वजह की जांच कौन करेगा? यह मामला 2 राज्यों और केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र के विवाद में फंस गया है। इस खेल में जितनी एजेंसियां, जितने किरदार सीधे तौर पर जुड़े हैं, उन सबको किसी न किसी की नीयत पर शक है। जांच पर शक का यह दौर 25 जुलाई से शुरू हुआ, जब सुशांत के पिता ने मुंबई पुलिस पर भरोसा न होने की वजह से बिहार की राजधानी पटना में रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज कराई। रिया को बिहार पुलिस की जांच पर भरोसा नहीं था, इसलिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी कि पटना में दर्ज एफआईआर पर जांच मुंबई पुलिस को ट्रांसफर की जाए। बिहार पुलिस इसके बाद भी जांच के लिए मुंबई पहुंच गई, तो मुंबई पुलिस ने उसके अधिकार क्षेत्र पर सवाल उठाते हुए जांच में मदद करने से साफ मना कर दिया। मुंबई पुलिस के रवैये पर बिहार सरकार को शक हुआ, तो उसने 4 अगस्त को सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी। बिहार सरकार की अपील पर अगले ही दिन यानी 5 अगस्त को केंद्र सरकार ने सुशांत की मौत की जांच सीबीआई को सौंपने की अधिसूचना भी जारी कर दी। सीबीआई ने 6 अगस्त को एफआईआर भी दर्ज कर ली, लेकिन 4 दिन बाद भी वो जांच के लिए मुंबई नहीं पहुंची। इसकी वजह यह है कि सुप्रीम कोर्ट में अभी रिया की याचिका पर फैसला नहीं हुआ है। बिहार पुलिस से सीबीआई के पास मामला पहुंचने के बाद भी यह पेच उलझा ही हुआ है कि बिहार सरकार को सीबीआई जांच की सिफारिश करने और उस पर सीबीआई को जांच करने का अधिकार है या नहीं। सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होनी है, जहां बिहार सरकार ने हलफनामा दाखिल करके यह बताया कि मुंबई पुलिस ने जांच में सहयोग नहीं किया। मामला संवेदनशील था और 2 राज्यों के बीच फैला था, इसलिए बिहार के डीजीपी की सलाह पर राज्य सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश की। इस मामले में सुशांत के पिता ने भी सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दाखिल की और सीबीआई जांच को पूरी तरह सही बताया। वहीं महाराष्ट्र सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में जो हलफनामा दाखिल किया गया है, उसमें बिहार सरकार और सीबीआई की अब तक की कार्रवाई को असंवैधानिक बताया गया है। महाराष्ट्र सरकार का दावा है कि सुशांत के पिता या उनके परिवार ने घटना के बाद मुंबई पुलिस को जो बयान दिया था, उसमें उन्होंने किसी पर कोई शक नहीं जताया था। इसीलिए मुंबई पुलिस ने एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट दर्ज करके जांच शुरू की। सुशांत के पिता ने 38 दिन बाद पटना में रिपोर्ट दर्ज कराई। महाराष्ट्र सरकार के मुताबिक सुशांत के पिता ने एफआईआर में जितने तरह के अपराध गिनाए, उनमें एक भी पटना में नहीं हुआ। सुशांत के पिता की तरफ से दर्ज एफआईआर को महाराष्ट्र सरकार ने आफ्टर थॉट
यानी सोच समझकर की गई कार्रवाई बताया, बाद में ख्याल आया, आफ्टर थॉट आया। यह सवाल भी उठाया कि अगर उन्हें बाद में भी किसी पर शक हुआ तो इसकी शिकायत मुंबई पुलिस को देनी चाहिए थी। अगर मुंबई पुलिस न सुनती तो सुशांत के पिता मुंबई की अदालत में याचिका दाखिल करके भी एफआईआर दर्ज करा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में यह आशंका जताई कि ऐसे तो अपराध चाहे देश के किसी भी हिस्से में हो, लोग अपनी पसंद के थाने में एफआईआर दर्ज कराने लगेंगे, फिर तो देश का संघीय ढांचा और पुलिस का नेटवर्क ही बेकार हो जाएगा। महाराष्ट्र सरकार के एफिडेविट में सीबीआई के रवैये को भी कानून के खिलाफ बताया गया। महाराष्ट्र सरकार के मुताबिक जब मामला सुप्रीम कोर्ट में पहले से लंबित था तो सीबीआई को जांच अपने हाथ में लेने से पहले सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए था। यह दलील भी दी गई कि सुशांत की मौत की जांच बिहार सरकार के अधिकार क्षेत्र से बाहर है, इसलिए बिहार सरकार को इसकी सीबीआई जांच की सिफारिश करने का भी अधिकार नहीं है। इसके लिए महाराष्ट्र सरकार ने दिल्ली पुलिस स्पेशल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 1946 का हवाला दिया है। यह कानून है, इसी कानून के तहत सीबीआई काम करती है। इस कानून की धारा 3 में सीबीआई को केंद्र शासित प्रदेशों में किसी मामले का स्वतः संज्ञान लेकर जांच करने का अधिकार है, लेकिन दूसरे राज्यों में धारा 6 के तहत जांच होती है और इसमें उस राज्य की सरकार की पूर्व सहमति जरूरी है। केंद्र सरकार किसी भी राज्य में सीबीआई को जांच की जिम्मेदारी सौंप सकती है, लेकिन इसके लिए भी राज्य सरकार की सहमति जरूरी है। राज्य सरकार की सहमति की जरूरत तभी नहीं होती जब हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट किसी मामले की जांच सीबीआई को सौंपे। चूंकि महाराष्ट्र सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश नहीं की, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ऐसा आदेश नहीं जारी हुआ, इसलिए महाराष्ट्र सरकार चाहती है कि सीबीआई इस मामले से दूर रहे। शिवसेना के नेता संजय राउत ने सामना में जो संपादकीय लिखा उसमें उन्होंने यह इशारा भी कर दिया कि सीबीआई किसी राज्य में मनमानी जांच नहीं कर सकती। उन्होंने पश्चिम बंगाल का उदाहरण भी दे दिया, जहां शारदा चिटफंड घोटाले की जांच कर रही सीबीआई को ममता बनर्जी की सरकार ने जांच करने से रोक दिया था। सीबीआई के अधिकारियों को कोलकाता में पुलिस ने हिरासत में भी ले लिया था। माना जा रहा है कि यह नौबत ना आए, इसके लिए महाराष्ट्र सरकार, सीबीआई, सुशांत के परिवार और रिया चक्रवर्ती सबको 11 अगस्त का इंतजार है। उसी दिन सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। तब तक सियासत और सोशल मीडिया पर कितना तूफान उठ सकता है, इसकी झलक भी मिलने लगी है। अब तक चुप रही रिया की तरफ से सुशांत और उनके परिवार के बारे में निजी जानकारियों की दूसरी किस्त जारी कर दी गई है। क्या रिया अपने लिए सहानुभूति जुटा रही है या फिर उनका निशाना कहीं और है? एक बार फिर एक ब्रेक लेना होगा, फिर सिर्फ 3 मिनट का ब्रेक लेंगे। उसके बाद दिखाएंगे रिया के मोबाइल फोन से निकला एक सनसनीखेज रहस्य। उसे देखकर दिमाग चकरा जाएगा कि रिया की तरफ से कुछ बताने की कोशिश हो रही है या फिर कुछ लोगों की जुबान बंद करने की यह नई चाल है। सुशांत की मौत के बाद रिया चक्रवर्ती मीडिया और सोशल मीडिया सबसे दूर थीं। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर सुशांत की कुछ तस्वीरें पोस्ट की थीं, जबकि 13 जून के बाद उनके ट्विटर हैंडल पर कुछ भी नहीं लिखा गया। 16 जुलाई को उन्होंने ट्विटर और इंस्टाग्राम पर बताया कि सुशांत की मौत के बाद उनका रेप करने की धमकियां दी जा रही हैं। रिया ने सीधे गृह मंत्री से गुहार लगाई थी कि सुशांत की मौत की जांच सीबीआई से कराई जाए। रिया तब पीड़ित की तरह नजर आ रही थी, लेकिन 10 दिन बाद ही सुशांत के पिता ने उनको आरोपी के तौर पर नामजद कर दिया। तब से सुशांत के परिवार और उनके प्रशंसकों की तरफ से रिया पर एक के बाद एक संगीन आरोप लगाए जाने लगे। बिहार के एक नेता ने तो उनको विष कन्या तक बता दिया, क्योंकि रिया पर सुशांत के पिता ने ही आरोप लगा दिया था कि उन्होंने सुशांत को परिवार से दूर कर दिया। रिया पर सुशांत के पैसे हड़पने के आरोपों की जांच ईडी ने शुरू की
और उसी के बाद रिया की तरफ से भी जवाब आने शुरू हो गए। एक दिन पहले रिया ने सुशांत की डायरी का एक पन्ना सार्वजनिक किया था और दावा किया था कि सुशांत की बस यही एक प्रॉपर्टी उनके पास है। इस पन्ने के जरिए रिया ने यह बताने की कोशिश भी की थी कि सुशांत के लिए रिया, उनकी मम्मी, उनके पापा, उनके भाई शौविक कितना मायने रखते थे। अब रिया और सुशांत के बीच व्हाट्सएप पर हुई बातचीत के कुछ स्क्रीनशॉट्स मीडिया तक पहुंचाए गए। दावा किया जा रहा है कि सुशांत और रिया के बीच व्हाट्सएप पर यह बातचीत अप्रैल 2019 में हुई थी, पिछले साल, जिसमें सुशांत अपनी एक बहन की हरकतों से बेहद नाराज थे। वैसे कुछ दिन पहले ही यह खबर आई थी कि अप्रैल 2019 में सुशांत की बहन प्रियंका उनके पास गई थी। तब प्रियंका की मुलाकात रिया से भी हुई थी। वो रिया के घर पार्टी करने भी गई थी। आरोप है कि उसी पार्टी के बाद रिया ने सुशांत की बहन पर बेहद शर्मनाक हरकत करने का आरोप लगाया था। रिया के आरोप के बाद सुशांत ने महीनों तक अपनी बहन से बात भी नहीं की थी। हालांकि दावा किया जा रहा है कि बाद में सुशांत को महसूस हुआ कि रिया ने उनको झूठ बोलकर बहकाया था। अब रिया और सुशांत के बीच व्हाट्सएप चैट का जो हिस्सा सामने आया है वो उसी घटना से जुड़ा बताया जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि सुशांत अपनी बहन प्रियंका सिंह पर बुरी तरह भड़के हुए थे। हालांकि सच्चाई यह भी है कि सुशांत ने अपनी उसी बहन को अपने बैंक खाते का नॉमिनी यानी अपना वारिस बना रखा था। सुशांत और रिया की सनसनीखेज बातचीत। व्हाट्सएप चैट से बेनकाब हुआ सुशांत की मौत का सच। व्हाट्सएप चैट में बहन पर गुस्सा, रिया पर प्यार। सुशांत सिंह राजपूत केस में रिया चक्रवर्ती एक ऐसी किरदार हैं जिनको लेकर बेहिसाब सवाल हैं, जिनके इर्द गिर्द शक की सुई लगातार घूम रही है। सुशांत सिंह राजपूत की दोस्त रही रिया चक्रवर्ती उस हमराज में से एक हैं, जिनसे मिले सवालों के जवाब सुशांत केस की तमाम कड़ियों को खोल सकते हैं। यही वजह है कि सुशांत केस में रिया चक्रवर्ती सवालों के ऐसे भंवर में फंस चुकी हैं जहां से वो जल्द से जल्द बाहर आना चाहती हैं। और इसीलिए अब रिया चक्रवर्ती के वकील एक के बाद एक ऐसे दस्तावेज पेश कर रहे हैं जो सुशांत और रिया के बीच एक अलग ही केमिस्ट्री सामने ला रहे हैं। सुशांत और रिया के बीच हुई ये व्हाट्सएप चैट भी उसी की बानगी है। पहले रिया चक्रवर्ती की तरफ से उनकी नोटबुक का एक पन्ना शेयर किया गया, जिसको लेकर रिया चक्रवर्ती ने दावा किया कि यह सुशांत का ही लिखा हुआ पन्ना है। अब रिया की वकील की तरफ से एक व्हाट्सएप चैट जारी किया गया है, जिसको लेकर अब यह दावा किया जा रहा है कि यह अप्रैल 2019 में सुशांत और रिया के बीच हुई व्हाट्सएप चैट का हिस्सा है। ये व्हाट्सएप चैट इसलिए सनसनी का सबब बनी हुई है क्योंकि सुशांत और रिया के परिवार के बीच अब तक जो कहानी सामने आई है, ये कहानी उससे कहीं अलग है। रिया के वकील की तरफ से शेयर की गई इस चैट में सुशांत जहां रिया की तारीफ कर रहे हैं, वहीं उसके परिवार को भी शानदार बता रहे हैं। तुम्हारा परिवार शानदार है। शौविक बहुत दयालु है। तुम मुझ में और पूरी दुनिया में बदलाव लाने की वजह हो। तुम प्लीज मुस्कुरा दो। तुम ऐसे ही अच्छी लगती हो। इस व्हाट्सएप चैट में रिया और सुशांत के बीच ऐसी केमिस्ट्री दिखाई गई है जिसके आधार पर सुशांत केस की गुत्थी और उलझ रही है। मेरे स्वीट बॉय, सो जाओ। जब मैं धरती पर आ जाऊंगी तब मैसेज करूंगी और शायद तब तुम चांद पर होगे। सुशांत और रिया के बीच हुई इस व्हाट्सएप चैट में सबसे ज्यादा चौंकाने वाली कहानी यही है कि एक और जहां सुशांत रिया और उसके परिवार की तारीफ कर रहे थे, वहीं अपनी बहन को लेकर रिया के सामने ही नाराजगी जाहिर कर रहे थे। मेरा बेबी कैसा है? ठीक नहीं हूँ।
मेरी बहन अब सिड भाई को बरगला रही है, विक्टिम कार्ड खेलकर पूरा मामला डाइवर्ट करने की कोशिश कर रही है। ये बहुत निराशाजनक है। मीटिंग के बाद फोन करना। रिया पर आरोप है कि वो सुशांत को उनकी बहनों और परिवार से अलग रखने के लिए शुरुआत से ही कोशिशों में जुटी हुई थी, जिसके चलते रिया ने सुशांत को प्रियंका के खिलाफ उस वक्त भड़काया था जिस वक्त 20 अप्रैल 2019 को वह उनके घर आई थी। ये वही दिन था जिस दिन शौविक चक्रवर्ती के घर पर पार्टी हुई थी। इस पार्टी के दौरान नशे की हालत में प्रियंका ने रिया चक्रवर्ती को मॉलेस्ट किया था। इसके बाद से ही सुशांत और प्रियंका के बीच अनबन हो गई थी। उस पार्टी के बाद सुशांत सिंह राजपूत अपनी बहन प्रियंका पर भड़क उठे। तुम ये कर रही हो? इस शर्मनाक हरकत के बाद ध्यान खींच रही हो? शराब के नशे में परेशान करने के बाद इसे छिपाने के लिए विक्टिम कार्ड खेल रही हो? माँ और ईश्वर देख रहे हैं। तुमने क्राइम किया है और तुम घमंड में अंधी हो चुकी हो। तुम्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा तो भगवान ही तुम्हें बचा सकता है। मैं वही करता रहूंगा जो मैं आज तक करता आया हूं। इसके अलावा इस व्हाट्सएप चैट से यह भी पता चला कि सुशांत रिया के साथ अपनी बहन को लेकर खुलकर बात किया करते थे। वो अपनी बहन से जुड़ी कोई भी बात रिया से नहीं छिपाते थे। मुझे अपनी बहन को लेकर चिंता है, वाकई दुष्ट है। इसको सुलझा लेंगे। सुशांत की बहन और उनके परिवार की तरफ से लगातार रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार को लेकर सवाल उठाए गए हैं, लेकिन रिया के वकील की तरफ से शेयर की गई इस व्हाट्सएप चैट में यह बात भी सामने आई कि सुशांत रिया के भाई से भी अपनी बहन के बर्ताव को लेकर बात करते थे। उसने तुम्हें मेरी आंखों के सामने मारा। मेरी बहन ने वो किया जिसे लड़के समझते हैं, नशे में किया होगा। तुम उसके विक्टिम कार्ड में फंस रहे हो। मेरी माँ ने मुझे महिलाओं का सम्मान करना सिखाया है। माँ ने यह भी सिखाया है कि मैं सच के साथ बिना डरे खड़ा रहूं। अप्रैल 2019 की जो व्हाट्सएप चैट रिया ने शेयर की है उसकी अपनी कहानी हो सकती है, लेकिन अब सुशांत सिंह राजपूत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने भी सोशल मीडिया पर अपनी और सुशांत की चैट शेयर की है। 22 मई 2020 की इस चैट को जस्टिस फॉर सुशांत हैशटैग के साथ शेयर किया गया है, जिसमें लिखा है, भाई आपको प्यार, आपको याद कर रही हूँ। गुड़िया दीदी आपको भी प्यार। ये बहुत अच्छा है। कितना सुंदर और शानदार परिवार। कृपया विशाल को मेरी हाय कहना और सभी को प्यार देना। दरअसल सुशांत सिंह राजपूत का केस अब एक ऐसा भंवर बन चुका है जो कई लोगों को अपनी जद में ले रहा है। यही वजह है कि इस मामले में रिया चक्रवर्ती के बचाव को लेकर उनके वकील उन सबूतों को खंगालने में जुटे हैं जिनकी बदौलत रिया और उनके परिवार को बचाया जा सके। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बारे में मुंबई पुलिस की अब तक की जांच में क्या मिला, यह उस सील बंद लिफाफे में है जिसे महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को भेज दिया है। बंद लिफाफे में क्या है, इसके बारे में मुंबई पुलिस ने अपील भी की है कि उसे किसी को न बताया जाए, न सुशांत के पिता को, न रिया चक्रवर्ती को, न बिहार सरकार को, न सीबीआई को, क्योंकि मुंबई पुलिस को लगता है कि जांच के नतीजे लीक हुए तो आगे की जांच प्रभावित हो सकती है। महाराष्ट्र सरकार ने पुलिस की वो रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में इसलिए दाखिल की है ताकि अदालत निश्चिंत हो सके कि मुंबई पुलिस की जांच सही दिशा में है या नहीं। इस केस का सबसे पेचीदा पहलू यही है कि झूठी सच्ची, आधी अधूरी जो भी जानकारी सामने आती है उसका सोशल मीडिया पर पोस्टमार्टम शुरू हो जाता है, नई नई थ्योरी पेश की जाने लगती है। चर्चित आध्यात्मिक गुरु ओशो ने एक बार सत्य का मतलब समझाते हुए कहा था कि सत्य वर्तमान में है और मन हमेशा या तो भविष्य में होता है या फिर अतीत में, इसलिए सत्य और मन का कभी मिलन नहीं हो पाता। सुशांत की मौत के बाद कुछ ऐसा ही हो रहा है। वर्तमान में जिससे सत्य बताकर पेश किया जा रहा है उसकी जड़ें अतीत में खोजकर नए सवाल खड़े किए जा रहे हैं। पिछले 2 दिनों में
रिया की तरफ से सुशांत से जुड़े 2 सुराग सामने लाए गए। पहले उन्होंने सुशांत की डायरी का एक पन्ना पेश किया। डायरी के उस पन्ने की पड़ताल पुलिस या सीबीआई को करनी है, लेकिन उससे पहले ही सुशांत की लिखावट ढूंढकर यह सवाल उठा दिया गया कि यह हैंडराइटिंग सुशांत की नहीं लगती। एक और सवाल भी सुशांत की डायरी के इसी पन्ने से जुड़ गया है कि डायरी लिखने के शौकीन सुशांत ने आखिर मौत से पहले सुसाइड नोट क्यों नहीं लिखा। इसका जवाब मिलने से पहले ही रिया और सुशांत के बीच 1 साल पुराना व्हाट्सएप चैट सामने आ गया, वो भी सवालों में घिरा है। दावा यह किया जा रहा है कि अप्रैल 2019 की उस चैट के बाद भविष्य में बहुत कुछ बदल गया था। सुशांत की सोच भी बदल गई थी, रिया को लेकर भी और अपनी बहन प्रियंका के लिए भी। इसीलिए सुशांत के पिता के वकील को शक है कि अब रिया की तरफ से जो कुछ दिखाया जा रहा है वो भी जांच की दिशा भटकाने की चाल हो सकती है। सुशांत केस में सवालों का भवन। सुशांत की हैंडराइटिंग वाले पेज पर सवाल। सोशल मीडिया पर भी सवालों के घेरे में रिया। क्या है रिया की डायरी के पन्ने की कहानी? यह रिया चक्रवर्ती की उसी डायरी का पन्ना है जिसे रिया ने यह कहते हुए दुनिया से साझा किया कि ये सुशांत की वो बातें हैं जो उन्होंने रिया के लिए उनकी ही डायरी में लिखी। लेकिन तमाम पेचीदगियों में उलझे सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में जैसे ही यह पन्ना सामने आया, वैसे ही सोशल मीडिया पर सवाल उठने लगे। क्या वाकई में सुशांत की ये राइटिंग है जिसे रिया ने शेयर किया है? लेकिन इन 2 पन्नों की तुलना करके इस बात का दावा किया जा रहा है कि डायरी के जिस पन्ने को रिया लोगों के सामने लाई हैं, वो सुशांत सिंह राजपूत की राइटिंग है ही नहीं। राइटिंग के फ्लो से लेकर इंग्लिश के लिखे कई लेटर को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। बाकायदा रिया की इस डायरी के पन्ने को मार्क करके यह बताने की कोशिश की गई है कि किन किन एंगल से यह राइटिंग सुशांत की राइटिंग से मेल नहीं खाती। इतना ही नहीं, सुशांत सिंह राजपूत के परिवार के वकील विकास सिंह का भी दावा है कि रिया ने जो पेज शेयर किया उसमें सुशांत सिंह राजपूत की राइटिंग नहीं है। परिवार की मांग नहीं। अब तो देख रहे हैं आप, जिस तरह से मीडिया भी इसको दिखा रहा है, तो सारे देश की मांग। आपको पता नहीं पता कि कैलिफोर्निया में बिलबोर्ड लगा है कि जस्टिस टू सुशांत सिंह राजपूत। तो मेरे को तो पूरे दुनिया से, कुवैत से फोन आ रहा है, कह रहे हैं कि नहीं ये हैंडराइटिंग सुशांत सिंह की नहीं है, जिसमें उन्होंने ग्रेटिट्यूड लिस्ट जो बनाया है। एक हैंडराइटिंग एक्सपर्ट, कल मेरे को कुवैत से फोन आया कि ये हैंडराइटिंग उनकी नहीं है, और उन्होंने वो शो किया है कि कैसे कैसे उनके लैंग्वेज में वो फर्क है। इतना ही नहीं, सुशांत के परिवार के वकील विकास सिंह ने मुंबई पुलिस की भूमिका पर एक बार फिर सवाल खड़े किए हैं। मुंबई पुलिस का रवैया देखा कि ये मामले को रफा दफा करना चाह रहे हैं। उनके पास पहले से कंप्लेंट था 25 फरवरी का, जिसमें कि परिवार ने कहा था कि उससे उन लोगों को खतरा है। उसके बावजूद भी उस दिशा में इन्वेस्टिगेशन नहीं ले गए। तब थक हार के हमारे पास जब आए तो हमने एडवाइस किया कि आप इसको पटना में एफआईआर रजिस्टर कराइए, और पटना में एफआईआर रजिस्टर सही रजिस्टर हुआ। ये तो बड़ी अजीब सी बात है कि जब परिवार ने पहले ही कह दिया है कि हमको डाउट है इनके रिया चक्रवर्ती के लोग जो घिरे हुए हैं और उनसे उनको खतरा है, हमको पहले ही कह दिया हमने, तो उसके बाद हमको दोबारा बोलने की जरूरत क्या है और दोबारा हम क्यों बोले? अगर हम दोबारा बोलते हैं तो कहीं ना कहीं हम मुंबई पुलिस के जुरिस्डिक्शन में अपने आप को सरेंडर कर रहे हैं, और कल को अगर मुंबई पुलिस रफा दफा एफआईआर करके रफा दफा कर देती तो हम कहीं के नहीं रह जाते। इसलिए हमको विश्वास बिल्कुल भी नहीं था मुंबई पुलिस पे, और मुंबई पुलिस ने प्रूव कर दिया कि मेरा जो उनके पास विश्वास नहीं है वो बिल्कुल सही है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के इस मामले में महाराष्ट्र पुलिस की लगातार किरकिरी हो रही है। चुभते सवालों का सामना कर रही महाराष्ट्र पुलिस ने सुशांत सिंह राजपूत के पिता को लेकर भी सवाल खड़े किए।
सुशांत के पिता के सिंह ने मुंबई पुलिस से कभी एफआईआर दर्ज करने को नहीं कहा। सुशांत की मौत के 38 दिन बाद अचानक पटना में एफआईआर दर्ज कराई। पुलिस से बातचीत में सुशांत के पिता ने आत्महत्या पर कोई संदेह नहीं जताया था। सुशांत के पिता ने खुदकुशी मामले में किसी पर आरोप नहीं लगाया था। सुशांत के पिता ने सोच समझकर बाद में आरोप लगाए। यही नहीं, महाराष्ट्र सरकार ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा भी दाखिल किया है, जिसमें सीबीआई जांच का विरोध किया गया है। हलफनामे में कहा गया है कि जब मामला कोर्ट में लंबित था, तो केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट के आदेश का इंतजार करना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट को मुंबई पुलिस की जांच के आधार पर तय करना है कि जांच सही दिशा में हो रही है या नहीं। जांच कौन करेगा, ये सुप्रीम कोर्ट को तय करना है। केंद्र सरकार ने कोर्ट के आदेश का इंतजार किए बिना सीबीआई जांच के आदेश दिए। सीबीआई जांच इतनी जल्दबाजी में क्यों की जा रही है? सीबीआई जांच का आदेश गैर कानूनी है। मुंबई पुलिस जो जांच कर रही है उनको जांच करने दीजिए। जांच खत्म नहीं हुई और जल्दी ही मुझे लगता है उसमें से जो रिजल्ट आना है पुलिस की जांच को आ जाएगा। लेकिन जो जल्दबाजी चल रही है कुछ लोगों की, उसका पीछे क्या कारण है, क्या रहस्य है, मुझे मालूम नहीं। लगता है सुशांत राजपूत आत्महत्या करने वाला है, ये उनको पहले से मालूम था। हमारे देश में दर दिन हत्या आत्महत्या हर राज्य में हो रही है। या हर केस का सीबीआई जांच करती है। मुंबई पुलिस अगर जांच कर रही है तो मुंबई पुलिस के जांच के ऊपर आपत्ति क्यों है, उसका सवाल और जवाब मुझे चाहिए। इसके अलावा शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में भी सुशांत सिंह राजपूत की पुरानी दोस्त अंकिता लोखंडे और बिहार पुलिस पर सवाल उठाए हैं, जिनका जवाब बीजेपी ने कुछ इस तरह से दिया है। सुशांत सिंह राजपूत के समर्थकों, उनके परिवार, बिहार की पुलिस, बिहार की जनता और बिहार की सरकार का अपमान किया गया है। इससे साफ जाहिर है कि शिवसेना के लोग बहदवास हैं, घबराए हुए हैं, सीबीआई जांच से को लेकर के नर्वस हैं। सुशांत केस में फिलहाल जो कुछ भी निकलकर सामने आ रहा है, उससे लगातार नए सवाल खड़े हो रहे हैं। यही वजह है कि परिवार सीबीआई जांच के जरिए जल्द से जल्द इस केस में दूध का दूध और पानी का पानी करना चाहता है, जबकि महाराष्ट्र सरकार अपने पुलिस पर भरोसा जताकर सीबीआई जांच पर सवाल खड़े कर रही है। सुशांत की मौत अगर किसी साजिश का नतीजा है, तो सवाल ये उठता है कि उसके पीछे किसी का मकसद क्या हो सकता है। सुशांत के पिता ने आरोप लगाया है कि सुशांत के पैसे रिया और उसके परिवार ने हड़प लिए थे, और जब कुछ खास नहीं बचा तो रिया ने सुशांत को छोड़ दिया। इस आरोप को गंभीर मानते हुए ईडी ने भी जांच शुरू कर दी। रिया से ईडी की टीम ने करीब 9 घंटे पूछताछ की थी। रिया के भाई शौविक चक्रवर्ती को तो 18 घंटे तक ईडी के सवालों का सामना करना पड़ा। सूत्रों के हवाले से यही पता चला था कि अपनी आमदनी, पैसों, प्रॉपर्टी की जानकारी देने में रिया सहयोग नहीं कर रही है। वैसे रिया की जिन संपत्तियों के बारे में ईडी को जानकारी मिली, उनका हिसाब किताब अब सामने आने लगा। खबर है कि रिया ने मुंबई के खार इलाके में 2018 में 76 लाख का एक फ्लैट बुक किया था। इसके लिए कुछ पैसे उन्होंने अपने बैंक खाते से दिए थे और बाकी के लिए होम लोन लिया था। इसके अलावा रिया का एक फ्लैट और है, जिसकी कीमत करीब 1.5 करोड़ रुपए बताई जा रही है, जबकि नवी मुंबई में 50 लाख का फ्लैट भी है उनके पास। हालांकि अभी तक ईडी ये नहीं जान पाई है कि जुहू वाला फ्लैट रिया के नाम पर है या उनके परिवार के किसी और सदस्य के नाम पर। फ्लैट खरीदा गया है या किराए पर है, यह भी नहीं पता। बस इतना मालूम है कि पिछले साल अक्टूबर-नवंबर में जब सुशांत और रिया यूरोप से घूमकर लौटे थे, तब जुहू वाले फ्लैट में ही कुछ दिन रहे थे। रिया का परिवार कई साल से इसी फ्लैट में रह रहा है। वहीं खार में एक कमरे का जो फ्लैट रिया ने अपने नाम से खरीदा है, अभी वो बनकर तैयार भी नहीं हुआ है। सुशांत आत्महत्या केस में रिया चक्रवर्ती मुख्य आरोपी बन गई हैं। सुशांत के परिवार का आरोप है
कि रिया चक्रवर्ती ने सुशांत के साथ रिश्ता सिर्फ रुपयों की लालच में बनाया था और उन्होंने सुशांत के करोड़ों रुपए ठग लिए। इस केस में मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत प्रवर्तन निदेशालय भी जांच कर रहा है। प्रवर्तन निदेशालय ने अब तक रिया और उनके भाई शौविक से पूछताछ की है। इस केस में अब ईडी रिया की अचल संपत्तियों की भी जांच करेगा। अब तक की जांच में जो पता लगा है उसके मुताबिक रिया के पास मुंबई में कई फ्लैट हैं। रिया और उनकी मां के नाम पर खार में 322 स्क्वायर फीट का 1 BHK फ्लैट है। रिया ने 2018 में यह फ्लैट 76 लाख रुपए में खरीदा था। स्टैंप ड्यूटी और दूसरे चार्ज मिलाकर रिया को यह फ्लैट 84 लाख का पड़ा था। फ्लैट का बाजार भाव फिलहाल 1 करोड़ रुपए है। रिया ने फ्लैट की कीमत का 10% शुरू में ही दे दिया था। रिया ने इस फ्लैट के लिए HDFC से 60 लाख का लोन लिया था। सुशांत की मौत की जांच में प्रवर्तन निदेशालय रिया की सभी संपत्तियों की जांच करने में जुटा है। इस फ्लैट के अलावा जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक रिया के पास दूसरा फ्लैट सांता क्रूज में है। ईडी की जानकारी के मुताबिक रिया का दूसरा फ्लैट सांता क्रूज की जुहू तारा रोड पर प्राइम रोज बिल्डिंग में है। पहली मंजिल पर B102 नंबर के इस फ्लैट की कीमत करीब 1.5 करोड़ रुपए आकी गई है। जानकारी के मुताबिक 2019 में रिया सुशांत को यूरोप टूर के बाद इस फ्लैट में ले आई थी। रिया इस फ्लैट में परिवार के साथ कई साल से रह रही हैं। फिलहाल ईडी को पता लगाना है कि ये फ्लैट किराए पर लिया गया है या फिर रिया और उनके परिवार के नाम पर है। सुशांत के परिवार का आरोप है कि रिया ने सुशांत के क्रेडिट कार्ड और उसके पैसों का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए किया है। इसीलिए ईडी रिया की चल अचल संपत्ति की जांच कर रही है। इस जांच में रिया के कुल 3 फ्लैट के बारे में अभी तक पता लगाया गया है। रिया का तीसरा फ्लैट नवी मुंबई में बताया जाता है। रिया का तीसरा फ्लैट नवी मुंबई के उल्वे इलाके में है। उल्वे के इस फ्लैट की कीमत अंदाजन 50 लाख रुपए बताई गई है। रिया के पास इतनी अचल संपत्ति होने से भी सवाल उठने लगे हैं। इन सवालों के पीछे है रिया का कबूलनामा। प्रवर्तन निदेशालय ने जब रिया से पूछताछ की तो उनकी निजी चल अचल संपत्तियों के बारे में जानकारी मांगी थी। उस वक्त रिया का जवाब ये था। रिया ने प्रवर्तन निदेशालय को बताया कि उनकी सालाना आमदनी कुल 14 लाख रुपए है, जबकि 2018 और 19 के साल में उन्होंने 65 लाख रुपए का इनकम टैक्स रिटर्न भरा है। इसके अलावा उनके पास 29 लाख रुपए की कीमत का एक फ्लैट है, 6 लाख रुपए की FD करा रखी है, बैंक खाते में कुल रकम 11 लाख रुपए है, घर में रखा कैश 3 लाख रुपए, 50,000 रुपए के गहने उनके पास हैं और दूसरे फ्लैट के लिए डिपॉजिट 1 लाख रुपए जमा किया है। रिया ने अपनी सालाना आमदनी 14 लाख रुपए बताई थी, लेकिन प्रवर्तन निदेशालय की जांच में उनकी अचल संपत्ति 2.5 करोड़ रुपए आंकी जा रही है। हालांकि अभी यह पता नहीं लगा है कि एक फ्लैट उनके नाम पर है या किराए पर, लेकिन इतना साफ दिख रहा है कि इस केस में रिया पर ईडी का शिकंजा और कसने वाला है। सुशांत की मौत अगर सवालों में न घिरती तो उनकी पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की रहस्यमयी मौत पर किसी का शायद ध्यान भी नहीं जाता। अब सुशांत की मौत को दिशा की मौत से जोड़ दिया गया है, इसलिए दिशा सालियान की मौत का सस्पेंस भी गहराने लगा है। हालांकि दिशा के परिवार को किसी पर शक नहीं है, वो इसे हादसा मान चुके हैं, फिर भी रोज कोई ना कोई ऐसी जानकारी सामने आ रही है जिससे दिशा की मौत का मामला भी उलझता जा रहा है। एक दिन पहले दिशा का एक वीडियो सामने आया। दावा किया गया कि यह वीडियो 8 जून की रात का है, दिशा की मौत से करीब 1 घंटे पहले का। वीडियो में दिशा अपने मंगेतर के फ्लैट पर डांस करती दिखी। वीडियो से ऐसा नहीं लगा कि दिशा किसी तरह के तनाव में थी।
लेकिन अब दावा किया जा रहा है कि पार्टी में दिशा का डांस करना पूरा सच नहीं है, क्योंकि उसी पार्टी के दौरान दिशा ने अपनी एक दोस्त से वीडियो कॉल करके बात की थी। सूत्रों के मुताबिक दिशा सालियान की वो दोस्त लंदन में रहती है, जिनका बयान मुंबई पुलिस ने अब दर्ज किया है। दिशा की मौत से ठीक 2 महीने बाद बताया गया कि दिशा की उस दोस्त ने पुलिस को बताया कि बातचीत के दौरान दिशा परेशान थी। बात करते करते ही वो रोने लगी थी। हालांकि दिशा की परेशानी की वजह क्या थी, ये सच अभी सामने नहीं आया। बस सवाल है कि उस रात दिशा आखिर भावनाओं के कौन से भंवर जाल में थी कि एक तरफ वो डांस करके अपना वीडियो दोस्तों के व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर कर रही थी, दूसरी तरफ विदेश में बैठी दोस्त के साथ अपना कोई दर्द साझा कर रही थी। इन दोनों बातों के बीच कोई तो राज है जो बेपर्दा होना अभी बाकी है। दिशा की मौत की मिस्ट्री से जुड़ा एक और किरदार। मुंबई पुलिस ने किया दिशा की दोस्त अंकिता का बयान दर्ज। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बयान किया दर्ज। मरने से पहले दिशा ने की थी अंकिता से वीडियो कॉल पर बात। सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की मौत को हुए 2 महीने बीत चुके हैं, लेकिन दिशा की मौत को लेकर मुंबई पुलिस की तफ्तीश अभी भी जारी है। 2 महीने से दिशा सालियान की मौत पर भी सस्पेंस बना हुआ है और मुंबई पुलिस ने दिशा की मौत के मामले में एडीआर यानी एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट दर्ज की है। सुशांत की मौत की तफ्तीश के साथ साथ अब मुंबई पुलिस पर दिशा सालियान की मौत की तफ्तीश पर सवाल उठने लगे हैं। उन्हीं सवालों को दरकिनार करने के लिए मुंबई पुलिस ने दिशा की मौत से जुड़े एक अहम किरदार का बयान दर्ज किया है और दिशा की कहानी से जुड़ा ये किरदार मुंबई से हजारों किलोमीटर दूर लंदन में रहता है। मुंबई पुलिस के मुताबिक उसने दिशा सालियान की लंदन में रहने वाली एक करीबी दोस्त अंकिता का बयान दर्ज किया है। हैरानी की बात यह है कि मुंबई पुलिस ने अंकिता का बयान दिशा की मौत से पहले एक पार्टी के वीडियो के 2 महीने बाद सामने आने के बाद दर्ज किया है। इस वीडियो के बारे में यह दावा किया जा रहा है कि ये 8 जून को हुई उस पार्टी का वीडियो है जिसमें दिशा अपनी मौत से पहले शरीक हुई थी। अब मुंबई पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि दिशा ने अंकिता से आखिरी बार क्या बात की थी। मुंबई पुलिस के सूत्रों के मुताबिक पार्टी के दौरान दिशा ने अंकिता से वीडियो कॉल पर लंबी बात की थी। बातचीत करते वक्त दिशा ने अंकिता से अपनी किसी परेशानी का जिक्र किया। अंकिता से बात करते हुए दिशा रोने लगी थी। पुलिस जानना चाहती है कि आखिर दिशा ने अंकिता से क्या बात की और वो किस बात पर रोने लगी थी। क्या अंकिता को अंदाजा हो गया था कि दिशा कुछ करने वाली है? दरअसल दिशा की मौत के 2 महीने बाद एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है। दावा किया गया है कि यह वीडियो 8 जून की रात को हुई एक पार्टी का है, जिसके 1 घंटे बाद दिशा सालियान की मौत हो गई थी। सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान के इस वीडियो को लेकर इसी बात का दावा किया जा रहा है कि जिस रात दिशा की मौत हुई उससे ठीक 1 घंटा पहले दिशा और उसके साथी इस पार्टी में खुशी से झूम रहे थे। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि पार्टी की तस्वीरों को खुद दिशा सालियान ही अपने कैमरे से रिकॉर्ड कर रही हैं। इतना ही नहीं, फिल्म मिशन कश्मीर के गाने पर दिशा और उसके दोस्त डांस कर रहे हैं। तो सवाल उठता है कि आखिर दिशा सालियान की मौत की वजह क्या है।
अगर दिशा खुश थी तो अचानक उसने खुदकुशी जैसा कदम क्यों उठाया? 8 जून की पार्टी में ऐसा क्या हुआ कि दिशा ने खुदकुशी कर ली? क्या दिशा साल्यान और सुशांत की मौत का आपस में कोई कनेक्शन है? 14 जून को सुशांत सिंह राजपूत की संदिग्ध हालात में मौत हुई। उसके ठीक 6 दिन पहले यानी 8 जून को उनकी पूर्व मैनेजर की भी संदिग्ध हालात में मौत हुई। हालांकि इन दोनों मामलों को खुदकुशी के तौर पर देखा जा रहा है, लेकिन 8 जून को दिशा सालियान के पार्टी करने का जो वीडियो सामने आया है, उसने इस मामले को और पेचीदा कर दिया है। अभी तक तो यही माना जा रहा है कि दिशा साल्यान और सुशांत सिंह राजपूत का मामला खुदकुशी से जुड़ा है, लेकिन पार्टी का यह वीडियो दिशा की मौत की कुछ और ही कहानी बयां कर रहा है। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में कोरोना मरीजों के लिए बनाए गए एक अस्थायी अस्पताल में आग लग गई। सुबह करीब 5 बजे के आसपास की घटना है। जिस अस्पताल में आग लगी, दरअसल वो स्वर्णा पैलेस नाम का होटल है, जिसे कोरोना मरीजों के लिए अस्पताल में तब्दील कर दिया गया था। बताते हैं कि जिस वक्त आग लगी तब वहां लगभग 50 मरीज भर्ती थे। उनकी देखभाल के लिए 10 स्वास्थ्यकर्मी भी वहीं मौजूद थे। आग कैसे लगी ये मालूम नहीं हो पाया, जांच की जा रही है। बस ये पता चला है कि विजयवाड़ा के इस अस्पताल में कोरोना का इलाज कराने के लिए जो लोग भर्ती हुए थे, उनमें कम से कम 11 की मौत हो गई। ज्यादातर की मौत धुएं की वजह से दम घुटने से हुई। कोरोना की वजह से वैसे ही सांस लेने में दिक्कत थी। आग के बाद कमरे में धुआं भर गया, जो जानलेवा साबित हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस घटना पर दुख जताया, पीड़ितों के परिवार वालों से सहानुभूति भी जताई। वैसे विजयवाड़ा में जो हादसा हुआ, वैसा ही हादसा 6 अगस्त को गुजरात के अहमदाबाद में भी हुआ। वहां एक अस्पताल के आईसीयू में आग लग गई, जिसमें कोरोना के 8 मरीजों की मौत हो गई। अहमदाबाद में भी आग लगने की घटना तड़के ही हुई थी, पौ फटने से पहले, करीब 3:30 बजे। उस घटना के बाद गुजरात के सभी शहरों में जिन अस्पतालों में कोरोना के मरीज भर्ती थे, वहां फायर सेफ्टी ऑडिट शुरू करा दिया गया था। अब यह मालूम नहीं कि विजयवाड़ा में अस्पताल में बदले गए होटल में आग से बचाव के इंतजाम की जांच हुई थी या नहीं हुई थी, और हुई थी तो कब हुई थी। फिलहाल आंध्र प्रदेश सरकार ने हादसे की जांच के आदेश दे दिए हैं। मौके पर पहुंचे आंध्र प्रदेश सरकार के मंत्री का दावा है कि आग बुझाने में कोई कोताही नहीं हुई। आधे घंटे के अंदर ही आग पर काबू पा लिया गया, वरना यह हादसा और भी भयानक हो सकता था। कोरोना काल में आंध्र प्रदेश में दर्दनाक हादसा। विजयवाड़ा के एक होटल में लगी भीषण आग। होटल में बनाया गया था कोविड केयर सेंटर। शॉर्ट सर्किट की वजह से हुआ हादसा। आग की लपटों से घिरी धू-धू जलती इस इमारत का ये भयानक मंजर देखकर किसी का भी दिल दहल जाए। आग कितनी भीषण है, ये इन तस्वीरों को देखकर आपको समझ में आ ही गया होगा। आग लगने के बाद हड़कंप मच गया। फौरन पुलिस और फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। हादसे की इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंचकर आग बुझाने के काम में जुट गईं। दमकल कर्मचारियों ने 45 मिनट की मशक्कत के बाद इमारत में लगी आग पर काबू पा लिया। लेकिन जब आपको इस इमारत का सच पता चलेगा तो आपका दिल भी दहल जाएगा। दरअसल यह हादसा आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में हुआ और जिस इमारत में आग लगी वो स्वर्ण पैलेस नाम का एक होटल है। लेकिन कोरोना वायरस से जूझती आंध्र प्रदेश सरकार ने इस होटल को कोविड केयर सेंटर में तब्दील कर दिया था। शुरुआती जांच में यह सामने आया है कि यह हादसा सुबह 5 बजे हुआ और इमारत में आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। जिस वक्त इस होटल में आग लगी उस वक्त होटल के अंदर 40 कोरोना मरीज भर्ती थे और उनकी देखभाल के लिए 10 स्वास्थ्य कर्मचारी भी मौजूद थे।
इस हादसे में 11 लोगों की मौत हो गई। प्रदेश सरकार ने इस हादसे में मरने वालों के परिवार वालों को 50 लाख रुपया मुआवजा देने का ऐलान कर दिया है। Chief Minister Jagan Mohan Reddy has already announced 50 lakhs ex gratia to the families of deceased. The hotel was taken on lease and run by Ramesh Hospitals, a private hospital where COVID patients are being treated. It came to our notice that 40 patients and 10 medical staff are at hotel at the time of accident. వెంటనే ఆ ప్రాంతానికి వెళ్ళి అక్కడ పరిశీలన చేసి వారందరికీ కూడా ఎవరైతే ఈ ప్రమాదంలో మరణించినటువంటి వారికి సంబంధించి ఏ విధమైనటువంటి కార్యక్రమాలు ప్రభుత్వం తరపున వెంటనే మనం తీసుకోవాలి। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस हादसे पर दुख जताया है। प्रधानमंत्री मोदी ने एक ट्वीट किया कि उन्होंने इस हादसे की बाबत आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी से बात की है। विजयवाड़ा की घटना से व्यथित हूं। मृतकों के प्रति मेरी संवेदना है। घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। सीएम रेड्डी जी से हालात को लेकर चर्चा हुई है। हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने हादसे पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए इस हादसे की जांच के आदेश दे दिए हैं, लेकिन विजयवाड़ा के फायर सेफ्टी विभाग के डायरेक्टर जयराम नायक के मुताबिक स्वर्ण पैलेस होटल ने फायर सेफ्टी नियमों का उल्लंघन किया है। हादसे के वक्त खतरे की घंटी नहीं बजी। होटल के पिछले दरवाजे को खोलने में देरी हुई। हादसे की जांच हो रही है। होटल प्रशासन के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस घटना पर भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी ट्वीट कर दुख जताया है। विजयवाड़ा में कोविड-19 केयर सेंटर में आग लगने के हादसे में लोगों की मौत की दुखद खबर सुनकर व्यथित हूं। मेरी दुआएं मृतकों के परिवार वालों के साथ हैं। मैं घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। फिलहाल इस हादसे के दौरान होटल से रेस्क्यू किए गए 30 मरीजों को इलाज के लिए दूसरे अस्पतालों में शिफ्ट कर दिया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है।